So, hello everyone. The topic that we'll be taking today is infective endocarditis, right? What's the first thing that strike in my mind as soon as I read this word infective? कि किसी ना किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, और एंडोकार्डाइटिस यानी एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन हो रहा है. चलिए शब्दों को डेसिफर किया अपन ने. तो हमें पता है कि हमारी जो हार्ट होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं. वी आर हैविंग पेरिकार्डियम, वी आर हैविंग मायोकार्डियम एंड वी आर हैविंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. तो जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच यू कैन सी इज एक्चुअली द एंडोकार्डियम. तो एंडोकार्डाइटिस का मतलब ये होता है कि एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन होना. अब अगर मैं हार्ट की पूरी मान लो कैविटी को ही बना रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसमें वॉल्व भी आती है ना, वॉल्व भी आएंगी. और आपको पता है कि इसमें वॉल भी आएगी. हार्ट दो चीज़ें बोली मैंने, एक WALL और एक मैंने बोला VALVE. सो बोथ द थिंग्स वुड कम इन एंडोकार्डियम एक्चुअली, राइट. सो एंडोकार्डाइटिस में ना दोनों चीज़ का इन्फेक्शन होता है. सो व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस? दैट इज द की पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली, कि इट इज़ अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम. दैट इज वैल्व्यूलर, वॉल्व का इन्फेक्शन भी हो रहा है इसमें, एंड म्यूरल यानी जो हमारी एंडोकार्डियम की वॉल है उसका भी इन्फेक्शन हो रहा है, राइट. सो दैट इज़ द डेफिनेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं. देखो, सीवियरिटी और क्लिनिकल कोर्स के बेसिस पे ये दो टाइप का हो सकता है. इट कुड बी अक्यूट एंड सब अक्यूट, ठीक है. तो सबसे पहले हम अक्यूट की बात करते हैं. ऑब्वियसली अक्यूट ऑनसेट कैसा होगा इसका? अक्यूट होगा और सडन होगा. जबकि सब अक्यूट का ऑनसेट कैसा है? इट इज़ इंसीडियस इन ऑनसेट एंड और प्रोट्रैक्टेड इन ऑनसेट, ठीक है. अब जो अक्यूट होता है इसमें पहले एक नॉर्मल कार्डियक वॉल्व होती है, उसका इन्फेक्शन होता है. मैंने बताया ना कि वैल्व्यूलर एंडोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो पहले उस वॉल्व में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है. हार्ट की 4 वॉल्व होती हैं, आपको पता है. मेट्रल वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, एओर्टिक वॉल्व होती है ना, पल्मोनिक वॉल्व होती हैं. तो अक्यूट में क्या हो रहा है? पहले जो वॉल्व नॉर्मल थी उसमें इन्फेक्शन हो रहा है. जबकि सब अक्यूट में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी उस वॉल्व में कोई ना कोई दिक्कत थी, ठीक है. स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल थी या वो डिफॉर्म्ड वॉल थी, वॉल्व में कोई ना कोई पैथोलॉजी थी, मतलब ऑलरेडी खराब वॉल्व में इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको सब अक्यूट. एक ये चीज़ हो गई. तीसरी चीज़ क्या होती है? विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. अक्यूट में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट होता है और सुपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. जबकि सब अक्यूट में जो विरुलेंस होता है वो कम होता है, विरुलेंस इज लो. लीशंस की बात करें तो अक्यूट में जो लीशंस होते हैं, राइट, दे आर हाईली इन्वेजिव एंड दे आर अल्सरेटिव एज वेल एज नेक्रोटाइजिंग. मतलब अक्यूट, मैंने बोला ना, विरुलेंस ज़्यादा है तो लीशन भी ज़्यादा खतरनाक होगा. जबकि सब अक्यूट में लीशन कैसे हैं? देखो लिखा है यूजुअली नॉट इन्वेजिव एंड सपरेटिव. तो इतना ज़्यादा वो खतरनाक लीशंस नहीं दिखते. क्लिनिकल फीचर्स के क्या होते हैं इसमें? अक्यूट में अक्यूट इन्फेक्शन के सिम्टम्स मिलते हैं. जबकि अगर मैं बात करूँ सब अक्यूट की तो इसमें आपको बाकी कॉम्प्लिकेशंस, प्लीनोमेगैली, पेटी के, ये सारे देखने को मिलेंगे. अभी हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, अभी हम बस टाइप्स पढ़ रहे हैं. अक्यूट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म की विरुलेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो पर्सन है ना उसकी डेथ विद इन 6 वीक हो जाती है. तो अक्यूट में जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाती है. द कोर्स इज़ वेरी 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 शॉर्ट, राइट. वेर इज इन सब अक्यूट ये 6 हफ्तों से ज़्यादा लास्ट करता है, ठीक है. दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अक्यूट में पेशेंट की डेथ क्यों हो रही है, राइट? या तो ओवरवेलमिंग सेप्टिसीमिया हो गया, पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल गया है ना आपके वॉल्व से, या फिर अक्यूट हार्ट फेलियर हो गया क्योंकि पूरी हार्ट की वॉल्व ही आपने ख़राब कर दी है, ठीक है. इसलिए पेशेंट की यहाँ पे डेथ होती है. अब देखो, ज़्यादा कॉमन क्या है? ज़्यादा कॉमन पर सब अक्यूट होता है. मतलब जो ज़्यादा नॉन कॉम्प्लिकेटेड है वो ज़्यादा कॉमन है. कहने का मतलब ये है कि मोर्टेलिटी ज़्यादा कहाँ पे होती है? अक्यूट वाले में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, बट इट इज़ लेस प्रिवेलेंट, राइट. सो सब अक्यूट इज़ मोर कॉमन. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ऑर्गेनिजम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर मैं अक्यूट में ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो निजीरिया गोनोरी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टैफ ऑरियस, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. इवन नीमोकोकस कुड भी रिस्पॉन्सिबल. तो स्टैफ भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस भी रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेप्टोकोकस भी इन्वॉल्व है और निजीरिया भी इन्वॉल्व है, ठीक है. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. जबकि सब अक्यूट में क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सब अक्यूट में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस होते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होते हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको. स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस होते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होते हैं और हैकेक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सब अक्यूट का ट्रीटमेंट हमारे पास है. एंटीबायोटिक दोगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है. भाई अक्यूट में तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, पेशेंट की 6 हफ्तों के अंदर मौत हो गई, तो एंटीबायोटिक का कोई भी आराम इसमें नहीं होता. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब देखो होता क्या है, चाहे वो अक्यूट हो चाहे अब सब अक्यूट हो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड होता है ना, दैट इज़ वेजिटेशंस, वेजिटेशंस, वेजिटेशंस. जो हमारे हार्ट की वॉल्व होती है ना उसके ऊपर क्या बन जाते हैं? उसके ऊपर वेजिटेशंस बन जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, राइट.
अब देखिए ये वेजिटेशंस देखने में कैसे होते हैं. सो दीज आर वेरी लार्ज वेजिटेशंस, दीज आर इन्फेक्टेड, दे आर फ्राइबल. फ्राइबल मीन्स इफ आई टच दिल गेट डिटैच. इसका नुकसान क्या है कि आगे जाकर के एम्बोलाई बना सकते हैं, ठीक है, किसी ब्लड वेसल को जाकर के ऑक्लूड कर सकते हैं. ये जो आपके सारे के सारे वेजिटेशन है ये फिब्रिन और इन्फ्लामेटरी सेल से बने हुए हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ वॉल्व क्लोजर, यानी वॉल्व जिस लाइन पे क्लोज हो रही है उसके अलॉन्ग ये प्रेजेंट होते हैं. एंड लेटर स्टेजेस में कॉर्डेट एनिडे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ वॉल्व क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर फ्राइबल ऑल्सो. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं. देखिए वैसे तो आपको मैंने एक क्लासिफिकेशन बता दिया अक्यूट और सब अक्यूट में. इसको ना टाइप ऑफ वॉल्व के बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो. नेटिव वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी नॉर्मल किसी की वॉल्व थी उसमें एंडोकार्डाइटिस हो गया. एक प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस होता है. प्रोस्थेटिक वॉल्व यानी सिंथेटिक कोई वॉल्व लगाई हुई है ना, बाहर से कोई वॉल्व लगाई है. इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स में ये बहुत कॉमन होता है और हेल्थ केयर एसोसिएटेड भी हो सकता है. व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. भाई सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्व कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है. सो द मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व इज द मिट्रल वॉल्व. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व इज मिट्रल वॉल्व. दे आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू शुड रिमेंबर this fact is important, ठीक है. So valve involved, the most common valve involved is the mitral valve, right? That is what you need to remember. Next thing that you need to ask is the organism. जैसे मैंने अभी आपको in general एक organism बताया, पर आपसे ना valve wise organism भी पूछता है. जैसे मान लो अगर native valve है, native valve का मतलब क्या होगा, नेचुरली किसी की valve है, हार्ट valve है, तो उसमें जो स्टैफ ऑरियस होता है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है स्ट्रेप्टोकोकस की कंपैरिजन में, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन और एंट्रोकोकाई की कंपैरिजन में. जबकि अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व है, प्रोस्थेटिक वॉल्व यानी क्या हुआ, सिंथेटिक वॉल्व लगी हुई है, अगर 1 साल से कम का समय हुआ यानी विद इन 1 ईयर अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दैट्स इम्प्लीकेटेड इन दिस, राइट. सो अगर 12 महीने से कम का टाइम है तो कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन वी आर हैविंग MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. और अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो इट इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. अगर देखो सारे नहीं याद रख पाओ तो एटलीस्ट मेन नेटिव वॉल्व में मेन कौन सा है, मेन कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. प्रोस्थेटिक वॉल्व में अगर 12 महीने से कम हुए तो कोएगुलेज नेगेटिव वाला. 12 महीनों से ज़्यादा हो गए तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. और आईवी ड्रग अब्यूजर्स में भी MRSA होता है, ठीक है. तो आईवी ड्रग अब्यूजर में भी MRSA होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ें पूछी जाती है कि कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन कराता है. भाई देखो नॉर्मली इन सबको ना आप कल्चर से पता कर सकते हो कि है कि नहीं. कल्चर नेगेटिव यानी आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा इनके डायग्नोसिस के लिए. इसमें कौन कौन से होते हैं, हैकेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आपको याद हो, कॉक्सिला आप पढ़ते हो, ब्रूसेला. सो दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कल्चर नेगेटिव होते हैं और ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराते हैं. तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स मैंने बता दिए, ठीक है. आप लाइन से सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम लिख देना और ब्रैकेट में ये लिख देना कि ये किसमें सबसे कॉमन है, ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज पैथोजेनेसिस. भाई पैथोजेनेसिस नहीं समझ में आई तो कुछ समझ में नहीं आया. देखो हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं. बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. हम रिस्क फैक्टर से शुरू करते हैं. जैसे किसी बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, पहला रिस्क फैक्टर, ठीक है. कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ जो यहाँ पे इम्प्लीकेटेड है दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है. इस बच्चे को मान लो किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है और क्या है, उस बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पहला रिस्क फैक्टर. दूसरा रिस्क फैक्टर है उस पर्टिकुलर इंसान में कि कोई वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ हो. वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ का मतलब ये हो कि कोई पहले से उसको रिगर्गिटेशन हो, जैसे मान लो मिट्रल रिगर्गिटेशन हो या पहले से उसको मिट्रल वॉल प्रोलैप्स हो रखा हो, मतलब कोई ना कोई वैल्वुलर लीजन पहले से है, मतलब नॉर्मल नहीं है. तीसरा क्या कॉज हो सकता है रिस्क फैक्टर, ट्रॉमा, है ना. कोई ना कोई इंजरी हो गई हो वॉल्व को. अब वॉल्व की इंजरी कैसे हो सकती है, आप जो है कैथेटर लगा रहे थे, राइट. सो आईवी कैथेटर के थ्रू जो वॉल्व की इंजरी है वो हो सकती है, राइट. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज. और चौथा इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक वॉल्व, कि भाई नेचुरल वॉल्व ही नहीं है, उसकी जगह आपने सिंथेटिक वॉल्व लगा दिया है. अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है. कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसमें बहुत कॉमन है, वैल्वुलर हार्ट डिसीज, राइट, ट्रॉमा, आईवी जो कैथेटर्स होते हैं और प्रोस्थेटिक वॉल्व होती है. भाई इन चारों चीज़ों के कारण हुआ क्या अल्टीमेटली, भाई आप नेचुरल जो एंडोकार्डियम है उसको किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो. तो क्या मैं बोल दूं कि इन चारों के कारण जो मेरी नेचुरल एंडोकार्डियम है उसमें क्या होगा, एंडोकार्डियल
Can I say that it would lead to endocardial damage? Can I say it can lead to endocardial damage? भाई तुम प्रोस्थेटिक वॉल्व यूज़ कर रहे हो, मतलब एंडोकार्डियल किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, डैमेज होगा। भाई अब जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल एंडोकार्डियम थी और ये इसकी लाइनिंग थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने थोड़ा सा डैमेज करा दिया, राइट। सो इट लेड टू इवेंचुअली एंडोकार्डियल डैमेज। अब एंडोकार्डियल डैमेज हो गया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इस एरिया में आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मैंने जो येलो कलर से बनाया, वो क्या हो गया, वो एक्सपोज हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे ही एक्सपोज हो गया, आपको पता है ना किसी भी जगह पे इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स दौड़ी दौड़ी वहाँ पर चली आएंगी, है ना। तो ये रिस्क फैक्टर है, पहले तो आप ये लिखोगे, फिर आपने ये लिखा कि रिस्क फैक्टर्स के कारण एंडोकार्डियल डैमेज हुआ, जिसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, जिसके कारण वहाँ पे पहले प्लेटलेट्स आएंगी। अब सोचो तुम हार्ट के अंदर वॉल में आकर के प्लेटलेट चिपक गई, प्लेटलेट के आने के बाद वहाँ पे क्या आ जाता है तुम्हें पता है ना, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है। तो प्लेटलेट आई, प्लेटलेट के बाद वहाँ पे फिब्रिन आ जाता है। अभी तक बैक्टीरिया नहीं आया है यहाँ पे, है ना, इसीलिए अब ये फिब्रिन यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ये प्लेटलेट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, वहाँ पे वो चीज़ हो गई जब, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। उसको बोलते हैं NBTE, नॉन बैक्टीरियल, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आया है, राइट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो NBTE हो गया। इज इट वेरी क्लियर टू यू? अब कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब हार्ट के अंदर, उस इंसान के अंदर क्या हुआ, उसके हार्ट के अंदर नेचुरली बहुत सारी प्लेटलेट्स, है ना, और फिब्रिन जो है वो अटैच पड़े हुए हैं, अभी बैक्टीरिया नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। सो विद ब्लू कलर आई हैव ड्रॉन दी प्लेटलेट्स एंड ग्रीन कलर आई हैव ड्रॉन द प्लेटलेट्स एंड विद येलो कलर आई हैव ड्रॉन दी फिब्रिन, राइट। तो अब वहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यही इंसान किसी दिन अपने डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए गया एक दिन, है ना, कि दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेट अस गो फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन। या फिर मान लो ये इंसान ने बोला कि कोई ना कोई मुझे कोई दिक्कत हो रही है, राइट, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी में कोई एब्सेस बन गया, कोई ना कोई, ठीक है, या फिर इसी पर्सन की कोई माइनर सर्जरी हुई, है ना, कोई माइनर सर्जरी हो गई इसी पर्सन की, या फिर मान लीजिए कोई कार्डियक प्रोसीजर हो गया इस पर्सन का, इसे नहीं पता इसके अंदर ये चीज़ें हो रही है ना, इसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स थे, और एक दिन वो आउट ऑफ नोवेयर इन सारे चीज़ों से एक्सपोज हो गया, ठीक है, डेंटल एक्सट्रैक्शन या एब्सेस या माइनर सर्जरी या कार्डियक कोई सर्जरी। होगा क्या, इन सारी चीज़ों के कारण उसके ब्लड में ना ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया होता है। इनफैक्ट जो लोग बहुत तेज़ी से ब्रश भी करते हैं ना, उनकी बॉडी में भी ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया हो सकता है। या फिर टॉन्सिल की कोई सर्जरी थी, मान लो टॉन्सिलेक्टमी थी, ठीक है, अल्टीमेटली इससे क्या होता है, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया जो है ट्रांजिएंटली बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। अब अगर भैया वो ब्लड में पहुंच चुके हैं तो ये बैक्टीरिया को तो खुला एक इन्विटेशन मिल रहा है ना। तो अब ये बैक्टीरिया धीरे धीरे किसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ये आपका नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस था, और ये माइक्रोब्स जा करके उस पर्टिकुलर साइट में एडहेयर हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बेकार चीज़ हुई कि अल्टीमेटली इसको एक रॉ एरिया मिल गया, और रॉ एरिया में जाने के बाद मैंने बताया ना कि पहले एंडोथेलियल इंजरी हुई, है ना, फिब्रिन क्लॉट बन गया वहाँ पे, मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, म्यूकोसल इंजरी हुई, कोई भी सर्जरी कुछ भी हो गया, डेंटल एक्सट्रैक्शन, बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सीडिंग या बैक्टीरीमिया हुआ, अब वो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस से मिल गया, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया उस जगह से जाकर के चिपक करके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, जिसके कारण बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगा, और अल्टीमेटली अब आपको वेजिटेशन मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि वेजिटेशन किसी एक चीज़ का नहीं बना है, वेजिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेशन में आपका प्लेटलेट भी है, वेजिटेशन में आपका फिब्रिन भी है, वेजिटेशन में आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स भी हैं, वेजिटेशन में आपकी बैक्टीरिया की डेब्रिस भी है। सो वेजिटेशन इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आया कि वेजिटेशन कैसे बना, ठीक है। तो अब ये कैसे होते हैं, अब जल्दी से मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इसकी। तो वेजिटेशन जो होते हैं फ्राइबल होते हैं, बल्कि होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है, सिंगल टू मैनी हो सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट। वॉल्व पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी वॉल्व होती है, तो रोमैटिक हार्ट डिसीज में जो सीक्वेंस आपने पढ़ी थी MATP, मिट्रल वॉल्व में सबसे ज़्यादा होते हैं, फॉलोड बाय आपकी एओर्टिक, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनिक वॉल्व, मिट्रल, एओर्टिक, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनिक वॉल्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन द अपर सर्फेस ऑफ ऑन द AV वॉल्व, एंड अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, आप तो याद रखो अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व, ये वर्ड आप याद रखिए, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में जब वेजिटेशंस को देखोगे तो वेजिटेशन किन किन चीज़ों से बना हुआ है, प्लेटलेट से, फिब्रिन से, सेल के डेब्रिस से, मैंने बताया इन्फ्लेमेटरी सेल्स और मासेस ऑफ बैक्टीरिया। एक भी चीज़ आपको नहीं भूलनी क्योंकि आपको पैथोजेनेसिस की कहानी पता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। So you need to remember that also. Now what are the clinical features? Now talking about the clinical features. Now taking up the clinical features of infective endocarditis. देखो इन्फेक्शन है तो फीवर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
लॉन्ग रन में पहली बात तो जो भी आप क्लिनिकल फीचर्स या प्रेजेंटेशन पढ़ते हो ना, तो सब अक्यूट के हैं, क्योंकि अक्यूट में तो पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर रहा 6 वीक से ज़्यादा, राइट. सो वट एवर सिम्टम्स वी आर स्टडिंग, दीज आर एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ द सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड नॉट द अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले फीवर होता है. पहले तो वेक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, ठीक है, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया, ये सारे फीवर हो गया. स्प्लीनोमेगैली इज अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड क्लबिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, ये 3 आपके सिम्टम्स हो गए. इसके अलावा अब ना तुम जो भी सिम्टम्स पढ़ो उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में पढ़ना है तुम्हें. ठीक है, पहला ब्रॉड कैटेगरी वो है कि हम वो सिम्टम्स पढ़ेंगे जो कि वॉल्व के कारण आ रहे हैं, मतलब वॉल्व का डैमेज हुआ है, मुझे ये पता चलेगा इन सिम्टम्स के कारण. दूसरे मुझे सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है. अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, वो एम्बोलाई टूट करके इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं. ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का फिनोमेना हो रहा है. और कुछ ना कुछ इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनाज भी होंगे जिसके कारण सिम्टम्स आने वाले हैं पेशेंट में. 3 चीज़ें आप देख सकते हो. अब वॉल्व के डैमेज के कारण क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? नंबर 1, न्यू ऑनसेट मर्मर. भाई पहले कोई मर्मर नहीं था उसकी बॉडी में, है ना, एक नया मर्मर एकदम से आ गया. या दूसरा आप ये बोल सकते हो कि पहले मर्मर था, उसकी क्या हो गई, उसकी सीवियरिटी बढ़ गई. सो व्हाट आई कैन रिमेंबर, नंबर 1 इज द न्यू मर्मर एंड नंबर 2 इज द चेंजिंग मर्मर, जिसमें वर्सनिंग ऑफ द मर्मर है. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने वॉल्व के डैमेज से देख लिया. अब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो रहा है, इसकी कैसे पहचान होगी? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए ना हमारे को 3 चीज़ें देखनी है. पहले पेशेंट की स्किन देखनी है, राइट, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन को देखना है, नंबर 1. नंबर 2 जो आपको देखना है पेशेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है भाई, कुछ ऑर्गन्स में क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण. और तीसरी चीज़ तुमको माइकोटिक एन्यूरिज्म्स देखने को मिलेंगे, माइकोटिक एन्यूरिज्म. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कि स्किन और ऑर्गन में क्या क्या मिलेगा. सबसे पहले स्किन की बात करते हैं. स्किन में क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे? पॉइंट नंबर 1, जगह जगह पे आपको पेटिके और परप्यूरा देखने को मिलेंगे. तो पेटिके और परप्यूरा पॉइंट नंबर 1 हो गया. ठीक है, हमें समझ में आ गया. Point number 1, is it very clear? Second thing that you will be seeing is subconjunctival sphincters you will be able to see, right? So ठीक है, so you will be able to see what did I told you, subconjunctival sphincters. So let me check the image, if it is available. It's available, so you can see this image. Okay, subconjunctival sphincters. Can you see these spots? Let me put a circle on them, these spots, right? Subconjunctival sphincters which you can see, right? तो क्या क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पेटिके, परप्यूरा और सबकंजक्टाइवल स्फिंक्टर्स. ठीक है, इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो पहली चीज़ अपन ने देख ली, अपन ने क्या देख लिया, अपने पेटिके, परप्यूरा और सबकंजक्टाइवल स्फिंक्टर्स देख लिया. ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है स्किन में ही, दैट इज जेनेवे लीजन्स. जेनेवे लीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, जेनेवे लीजन्स जो होते हैं, पहली बात तो पेटिके, हमें क्या देख लो, पहला आई हैव टोल्ड यू वील बी एबल टू सी पेटिके एंड परप्यूरा. ठीक है, दूसरा है जेनेवे लीजन्स. जेनेवे लीजन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये नोड्यूल्स होते हैं जो कि नॉन टेंडर होते हैं, पाम्स और सोल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो लेट मी शो यू द इमेज. कैन यू सी दिस? जो जेनेवे हमेशा याद रखना, जॉय, जे फॉर जेनेवे, जे फॉर जॉय, मतलब यहाँ पे पेन नहीं होता पेशेंट को, नॉन टेंडर होते हैं और ये पाम्स में होते हैं, पाम्स और सोल्स में होते हैं, तो इनको बोल देते हैं जेनेवे लीजन्स. ठीक है, तीसरा होता है ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन. ठीक है, अभी इन्हीं के कारण जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो रहा है, हमें आंखों में क्या देखने को मिलता है? वी आर एबल टू सी रॉथ स्पॉट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो हमें क्या देखने को मिलता है आंखों में? वी आर एबल टू सी रॉथ स्पॉट्स. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर दीज आर फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस विच मे ओकेजनली अपीयर लाइक कॉटन वूल स्पॉट्स. ठीक है, सो कैन यू अप्रिशिएट दीज? So these are rot spot, right? These are rot spot. Let me check if I'm having another image of these. So we may have rot spots. So I have highlighted it over here. So आपको rot spots भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बता दिया? So we have seen subconjunctival hemorrhage, we have seen rot spot. I have shown you the Genevieve lesions too, right? ये सारे क्या मिले? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण. समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर हर जगह थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, तो ऑर्गन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑर्गन में तो इन्फाक्ट बन जाएंगे ना. अगर जगह जगह पे एम्बोलाई बन गया तो ब्लड सप्लाई होगी नहीं उस ऑर्गन में. सो वील बी एबल टू सी इन्फाक्ट, राइट? सो सेप्टिक इन्फाक्ट देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन में इन्फाक्ट्स मिल सकते हैं आपको, किडनी में इन्फाक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ब्रेन में इन्फाक्ट्स मिल सकते हैं, इवन पेरिफेरल आर्टरी, लंग्स, इन सभी जगहों पे इन्फाक्ट्स बन जाएंगे और माइकोटिक एन्यूरिज्म मिलता है. ठीक है, तो ये क्यों मिले? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण. इज इट वेरी क्लियर टू यू? प्लीज डोंट फॉरगेट रॉट स्पॉट्स एंड जेनेवे लीजन. ठीक है, बाकी तुम भूल भी
भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ये भी नहीं भूलना, ठीक है। समझ में आ गया, ये पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ लिया। अब तीसरा इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के कारण क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से समझो। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के कारण हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट थिंग ऑस्लर नोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं, पहले अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेंडर ऑस्लर जेनेवे लीजन्स नॉन टेंडर थे। ऑस्लर नोड्स आर टेंडर स्मॉल पेनफुल swollen purplish erythematous subcutaneous papules nodules in the pulp of distal finger due to hypersensitive angiitis, very simple। जो भी चीज़ आपको पल्प ऑफ फिंगर में मिले, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो क्लबिंग हो गई जो इन्होंने एक चीज़ बता दी, ठीक है। यहाँ पे आपको पेटिकेस दिख रहे हैं, कैन यू ब्यूटीफुली अप्रिशिएट दीज पेटिके। व्हाट आई वांट यू टू नो इज ऑस्लर नोड्स। जो ऑस्लर नोड्स होते हैं ना पल्प ऑफ फिंगर्स में मिलते हैं, राइट। सो ऑस्लर नोड्स आर यूजुअली सीन, ये टेंडर होते हैं, रिमेंबर दैट। हाँ, सो ऑस्लर नोड्स जो होते हैं ना आपको डिस्टल फिंगर्स में देखने को मिलते हैं और ये टेंडर होते हैं। तो ऑस्लर नोड टेंडर होते हैं, जेनेवे लीजन्स जो होते हैं नॉन टेंडर होते हैं। जेनेवे लीजन्स कहाँ पे होते हैं, बेसिकली दे आर ऑन दी पाम, और ऑस्लर नोड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको टिप ऑफ फिंगर्स में देखने को मिलते हैं। रॉड स्पॉट्स तो आप समझ ही गए हो क्या होता है। एक और चीज़ होता है इसमें, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, राइट। क्या होता है, देखो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में बेसिकली एक चीज़ होता है कि भाई अगर बैक्टीरिया आ रहा है, मैंने बोला ना बैक्टीरीमिया हुआ, तो बैक्टीरिया आया तो उसका एंटीजन आया, मेरी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में क्या बना ली, बहुत सारी एंटीबॉडी बना ली। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी क्या बन जाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना ये जगह जगह पे जाकर के डिपॉजिट होंगे, और अगर ये किडनी में जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट, सो इट वुड बी कॉजिंग फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, राइट, एंड इट वुड बी कॉजिंग माइक्रोस्कोपिक हेमाटोरिया, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना आपको इसमें नहीं जाना। आपको कीवर्ड्स क्या क्या याद रखने में, देखो सब कुछ भूल जाओ तो ये याद रख लेना। रॉड स्पॉट मैंने बता दिया, रेटिनल हेमरेज, ऑस्लर्स नोड बता दिया, पेनफुल होते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं पल्प में डिस्टल फिंगर की, ठीक है। जेनेवे लीजन्स नॉन टेंडर होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पाम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आई टोल्ड अबाउट दैट। स्पिंक्टर हेमरेजेस मैंने दिखा दी, स्प्लीनोमेगाली मैंने दिखा दी, क्लबिंग की फोटो मैंने आपको दिखा दी। क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं दैट इज ड्यूक्स क्राइटेरिया। भाई आप एक क्राइटेरिया ऑलरेडी पढ़ के आए हो, जोन्स क्राइटेरिया। कहाँ पढ़ा है आपने, रोमैटिक हार्ट डिसीज में पढ़ा है। क्या बताया था वहाँ पे, 2 मेजर या 1 मेजर और 2 माइनर। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, मैं अब आपको ड्यूक्स क्राइटेरिया बता रही हूँ। देखो ड्यूक्स क्राइटेरिया में क्या होता है, अगेन मेजर क्राइटेरिया पढ़ने हैं कुछ और माइनर क्राइटेरिया पढ़ने हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, अब जो मेजर क्राइटेरिया है वो टोटल 2 ही है हमारे पास, और जो माइनर क्राइटेरिया है वो टोटल हमारे पास 5 है। तो हम कब बोलेंगे किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, वी आर हैविंग हाउ मेनी मेजर क्राइटेरियाज, वी आर हैविंग 2 मेजर क्राइटेरियाज, एंड हाउ मेनी माइनर क्राइटेरिया, 2 माइनर क्राइटेरिया। वी कैन से इफ समबडी इज हैविंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर उसके पास 2 मेजर क्राइटेरिया हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1 मेजर या 3 माइनर प्लस 3 माइनर, और तीसरा कि पाँचों के पाँचों माइनर हो। या तो देखो ऐसे याद रखो, पूरे के पूरे 2 मेजर आ जाएं, या तो पूरे के पूरे माइनर आ जाएं, या फिर 1 मेजर के साथ 3 माइनर आ जाए। तो अपन क्या बोल देंगे इसको, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आई वुड से दैट पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। मेजर क्राइटेरिया क्या है इसको समझो। मेजर क्राइटेरिया में आपको 2, मैंने आपको क्या बताया, मेजर क्राइटेरिया 2 ही है। पहला ब्लड कल्चर होता है, दूसरा पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। हाँ, ब्लड कल्चर क्या हो पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ब्लड कल्चर कैसे लेना है, सबसे पहले तो तुमको 3 ब्लड कल्चर्स लेने हैं। भाई बैक्टीरिया है तो ब्लड में तुमको बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग जगह से तुमको क्या लेना है, ब्लड ले रहा है पेशेंट का, तो 3 साइड से तुमको ब्लड लेना है, एंड 20 ml हर एक साइड से लेना है। जैसे मान लो उसको कैन्यूला डला हुआ था किसी जगह पे, एक मैंने कोई वहाँ से सैंपल ले लिया, एक मैंने दूसरे हाथ के कैन्यूला से सैंपल ले लिया, और एक मैंने वीनस सैंपल डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे को 3 जगहों से सैंपल लेना और 20-20 ml खून ले लेना है तीनों से, पॉइंट नंबर 1। अब देखो ब्लड 10 ml एरोबिक, 10 ml एनारोबिक कल्चर। अब मेरे को क्या करना है, 20-20 ml क्यों लिया है, क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हर एक 20 ml को मैं 10-10 भाग में बांटूंगी, ठीक है। 10-10 कैसे बटेगा, 10 में एरोबिक और 10 में एनारोबिक का कल्चर करना है। भाई बैक्टीरिया को कैसे पता लगाओगे ब्लड में है कि नहीं, उसको कल्चर करके, समझ में आया, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ब्लड टेकन ओवर 30 to 60 मिनट। हाँ, और जो आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो ना, ये आपको कितने टाइम में कलेक्ट करना है, 30 to 60 मिनट्स में आपको ब्लड को कलेक्ट करना है। कल्चर टू बी रिपीटेड एवरी 18 to 24 आवर्स, और आपको कल्चर लगाना मतलब ब्लड को कलेक्ट करना है 3 अलग अलग साइड्स में 30 to 60 मिनट्स में, और इसके कल्चर को 18 से 24 घंटों में लगाना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। अब देखो मैं कब बोलूँगी कि पॉजिटिव कल्चर है, अगर टिपिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे MRSA, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये बहुत कॉमन है ना। अगर टिपिकल ऑर्गेनिजम्स मेरे को 2 सेपरेट कल्चर से मिले, मैंने आपको क्या बताया आपको कि भाई हमने हमने 20-20 ml निकाले थे, उससे मैंने 2-2 वो बना दिए।
अब मैं मान लो कब बोलूँगी कि पॉजिटिव है कल्चर, अगर मेरे को टिपिकल ऑर्गेनिज्म किन्हीं दो सेपरेट कल्चर से मिल रहा है, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, सो आई एम गेटिंग टिपिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू सेपरेट कल्चर, नंबर वन. नंबर टू, परसिस्टेंटली पॉजिटिव कल्चर, कि भाई तुम्हारा जो ब्लड कल्चर है ना 18 घंटे से ज़्यादा हो रहा है और अभी भी वो पॉजिटिव आ रहा है, तो भी मैं ये बोलूँगी कि पॉजिटिव कल्चर है. तीसरा, हैकिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हैं, तुम्हें पता है ना कि ये कल्चर में नेगेटिव नहीं आते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है कि इसके लिए हमें सीरोलॉजी लगानी होती है, एंटीबॉडी टेस्ट लगाना है, इसीलिए ये बोलते हैं कि इसमें दो नहीं, अगर एक कल्चर में भी पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव मान लेंगे. समझ में आया मैंने क्या बताया? टिपिकल ऑर्गेनिज्म में मुझे दो कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए, ए टिपिकल में एक भी आएगा पॉजिटिव तो मान लेंगे, या फिर परसिस्टेंटली पॉजिटिव कल्चर होगा तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे. आपको समझ में आया? अब पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी, इसमें क्या होता है देखो, इकोकार्डियोग्राफी करोगे तो ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डियक मास होगा, एप्सिस देखने को मिलेगी, न्यू पार्शियल डेहिसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वॉल, न्यू एओर्टिक और मिट्रल रिगर्गिटेशन. देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी. सबसे पहले तो आपको एक ऑसिलेटिंग मास मिलेगा. भाई वेजिटेशंस हैं, ठीक है, वो जो कि मैंने बताया था ना लार्ज होते हैं, फ्राइबल होते हैं, तो एक ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मास मिलेगा. एब्सेस भी मिल सकता है क्योंकि बैक्टीरिया है तो इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ पे. न्यू पार्शियल डेहिसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वॉल, जो वॉल थी वो डेहिसेंट हो चुकी होगी, फट चुकी होगी, खराब हो चुकी होगी. और मिट्रल या रिगर्गिटेशन, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, नया ऑनसेट, न्यू ऑनसेट हो सकता है, ठीक है, तो मिट्रल और एओर्टिक रिगर्गिटेशन हो सकता है. माइनर क्राइटेरिया पे आते हैं. माइनर क्राइटेरिया में क्या बोल रही हूँ मैं, प्रीडिस्पोजिशन टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नंबर 1, फीवर नंबर 2, वैल्वुलर फिनोमेना, एम्बोलाई मैंने बताया, ये तो क्लिनिकल फीचर से याद कर सकते हो कि इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना एक बता दिया तुमको, सारे बता दिए मैंने. वस्कुलर फिनोमेना, एम्बोलाई मैंने बता दिया है. फीवर मैंने क्लिनिकल फीचर में बताया ही है तुमको, तो 3 तो वहीं से ले लिए तुमने. प्रीडिस्पोजिशन याद कर लो, एंड माइक्रोबियल फिनोमेना नॉट मीटिंग द कल्चर क्राइटेरिया. तो ये 5 आपके क्या होते हैं, माइनर क्राइटेरिया होते हैं. लास्ट में हमें इसका ट्रीटमेंट पढ़ना है. देखो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके ट्रीटमेंट में आपको बैक्टीरिया देखना है, ठीक है. अगर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, ठीक है, ये कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तब था जब आपके पास प्रोस्थेटिक वॉल्व थी जिसको 12 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है. तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है तो आप पेनिसिलिन जी यूज़ करोगे, ठीक है, 2 to 3 मिलियन यूनिट्स यूज़ करोगे. आईवी देना है 4 हफ्तों के लिए. क्लियर? अगर एंट्रोकोकाए है तो भी आप पेनिसिलिन जी ही दोगे, ठीक है. डोज बढ़ गया, 4 to 5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट हो चुका है ये, ठीक है, वेरी सिंपल. और अगर पेनिसिलिन से कोई ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट है ना, तो आप वैनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन दे सकते हो इस पर्टिकुलर केस में, एंट्रोकोकाई के केस में. देखो ये थोड़ा रटने का है पर आपको याद करना पड़ेगा. क्या बोला मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में पेनिसिलिन जी, पहले तो शुरू पेनिसिलिन जी से ही करना है, ठीक है, पेनिसिलिन जी से करोगे. अगर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में पेनिसिलिन जी नहीं है तो तुम सेफ्ट्राइक्सॉन भी दे सकते हो, 2 ग्राम आईवीओडी, ठीक है, 4 हफ्तों के लिए चलाना है. अगर एंट्रोकोकाई है तो तुम पेनिसिलिन जी दे सकते हो, ठीक है. पॉइंट नंबर 1, अगर पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट है तो वैनकोमाइसिन दे सकते हो, पर वैनकोमाइसिन के साथ जेंटामाइसिन देना पड़ेगा तुमको. मतलब कहने का मतलब ये है कि जेंटामाइसिन शुड बी गिवन, इधर पेनिसिलिन और वैनकोमाइसिन इनमें से कोई एक प्लस जेंटामाइसिन. अगर MRSA है ना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो अगर नेटिव वॉल्व है कि प्रोस्थेटिक वॉल्व है ये देखो. अगर नेटिव वॉल्व है तो केवल वैनकोमाइसिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व है तो वैनकोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन प्लस रिफैम्पिसिन. डोज अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, राइट. सो दीज आर द ड्रग्स दैट वी नीड टू गिव, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जिकल इंटरवेंशन हम एकदम लास्ट में करते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएं, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, डेहिसेंस हो गया है ना, आपके पास एब्सेस बन गया, इन दैट पर्टिकुलर केस आई गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन. उसके पहले मैं सर्जिकल इंटरवेंशन की कोशिश नहीं करती हूँ, राइट. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.